हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीआर टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए 500 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। ठीक है, तो उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा 7वां पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। उन 6 पार्ट में आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी बाकी हैं 200 क्वेश्चन, उनको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे। थोड़ा सा दोस्तों स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ठीक है, जिस वजह से क्लासें बीच में नहीं हो पाई थी, लेकिन आज से क्लासें आपकी रिज्यूम हो रही है, कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की, जो कि यूपीआरवीएनएल में टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ठीक है, अभी दोस्तों एक बात और बता दें आपको, यदि अभी तक आप यूपीआरवीएनएल का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपके लिए आप कह सकते हो खुशखबरी ही कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फिर से उसकी डेटें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, तो 31 जुलाई तक है। ठीक है, 31 जुलाई 2020 तक। ठीक है, ये डेट बढ़ चुकी है ऑलरेडी। यदि आप अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, आप यूपीआरवीएनएल के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यदि आपकी ब्रांच यही आप एससीबीटी से हो या आप एनसीबीटी से हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई किया है, सॉरी दोस्तों डिप्लोमा नहीं। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आप आईटीआई किए हैं, या आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई किए हैं, या इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई हैं, या आप फिटर से आईटीआई हैं, तो आपके लिए बेहतर मौका है कि आप यूपीआरवीएनएल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेट दोस्तों 31 तक बढ़ चुकी है। दोस्तों इसी क्रम में आज मेरा है क्या, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का मैंने जो बताया था कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज रखेंगे, तो उसमें से दोस्तों आज मेरा 7 पार्ट है। इसके पहले यदि आप अभी तक हमारे 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 500 EMIM के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ऑलरेडी 6 पार्ट के वीडियो अपलोड हैं। तो हर वीडियो में दोस्तों में लगभग 50 क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज मेरा भी वीडियो है जो 50 क्वेश्चन है। इसके पहले यदि आप मेरे अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा दोस्तों मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि 54 वीडियो हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज के नाम से, यूपीआरवीएनएल EM एंड IM। ठीक है, उसमें आपको 54 वीडियो मिल जाएंगी, जो कि वो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है कि मैंने आपको इसमें ऑलरेडी 500 जो रखे हैं, जो बुक में सारे क्वेश्चन दिए हैं, उन 500 को आपको करा रहा हूँ। लेकिन मैंने जो वो 54 वीडियो बनाई है ऑलरेडी, उसमें हमने जो क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को मैंने छाट के या ढूंढ कर, ठीक है, उनको मैंने सिलेक्ट किए हैं अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आप इन 500 को देखिए ही, 500 को देखने के साथ आप जाके उस वीडियो को भी देखें तो आप वहाँ से काफ़ी कुछ गेन कर पाएंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का मेरा पहला क्वेश्चन है 301। इसके पहले ऑलरेडी हम 300 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का 301 में क्या है, LVDT क्या है। ऑप्शन नंबर में क्या है कि एक CT है, CT बोले तो करंट ट्रांसफार्मर, एक PT है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर C में कह रहा है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है या कि पावर ट्रांसफार्मर है। तुम्हारा जो दोस्तों LVDT होता है वो होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो LVDT का जो फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पूछ लेता है कि निम्न में से LVDT क्या है, तो LVDT का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो LVDT क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो 301 का ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 302 है CRO में वर्टिकल एम्पलीफायर का गेन। जो CRO होता है उसका जो वर्टिकल एम्पलीफायर का जो गेन होता है, CRO में दोस्तों 2 प्रकार के एम्पलीफायर प्रयोग किए जाते हैं, एक वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है। तो ये पूछ रहा है कि वर्टिकल एम्पलीफायर का गेन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर में क्या है कि हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के गेन से कम होता है, या ऑप्शन नंबर B में कह रहा है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के गेन के बराबर होता है, या ऑप्शन नंबर C में कह रहा है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के गेन से अधिक होता है।
या ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के सीआरओ में उपरोक्त में कोई भी स्थिति हो सकती है। दोस्तों जो हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर होता है उसका गेन हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के गेन से कम होता है। तो 302 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 303 है, सीआरओ में सिंक कंट्रोल का फंक्शन क्या है। जो सीआरओ में जो सिंक होता है, सिंक का कंट्रोल का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बीम की इंटेंसिटी कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर बी में है देखे जाने वाले इनपुट सिग्नल को लॉक करना। या ऑप्शन नंबर सी है स्वीप सिग्नल की विड्थ को कंट्रोल करना। या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सीआरओ में जो सिंक होता है, ठीक है, वो सिंक कंट्रोल का फंक्शन क्या होता है, जो हमारी देखे जाने वाली बीम होती हैं, जो देखे जाने वाली जो सिग्नल होता है उसको क्या करता है, लॉक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 303 का बी सिंक सिग्नल। हमने बताया था ना कि दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते थे। तो सिंक का काम क्या होता है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर भी क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो हमारा सिंक का काम क्या है कि सिंक का काम क्या होता है कि इनपुट सिग्नल को लॉक करना, जो कि हमको देखना है, मतलब जो बीम हमको देखनी है, जो सिग्नल हमको देखना है, उन सिग्नल क्या करना है, लॉक करना। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 304 है, पीटीज तथा सीटीज की प्राइमरी कुंडलियां मुख्य परिपथ के क्रमशः डॉट डॉट में तथा डॉट डॉट में कनेक्ट की जाती हैं। बात कर रहा है दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कुंडली हैं, इनको हम मेन परिपथ के साथ क्रमशः किस में लगाते हैं, ये आपको बताना है। तो 304 में हम जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज मापने के लिए क्या होता है कि इसके प्राइमरी के साथ हम इसको समांतर में लगाएंगे। बात करते हैं हम करंट ट्रांसफार्मर की, तो धारा को मापता है, तो मतलब धारा की रेंज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम लगाते हैं क्या, सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पीटी को हम समांतर में लगाते हैं मेन सर्किट के। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो सीटी होता है, बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, वो प्राइमरी कुंडली के सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 305 है, प्रतिरोध के पैरामीटर्स आर, एल तथा सी होते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का पैरामीटर दिया हुआ है, आर, एल एंड सी होते हैं। तो प्रतिरोध के नॉन इंडक्टिव होने की शर्त क्या है। ठीक है, आप प्रेरकीय होने की शर्त क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर में दिया रहा है कि एल इक्वल टू सी, तो एल बराबर होगा सी के, या सी इक्वल टू होगा एल आर स्क्वायर के। ठीक है, या आपका सी होगा एल इक्वल टू सी आर स्क्वायर के, या ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आर इक्वल टू एल सी। ठीक है, तो हमारा क्या होता है दोस्तों कि नॉन प्रेरकीय मतलब नॉन इंडक्टिव। तो हम देखते हैं कि नॉन इंडक्टिव होने की जो शर्त है हमारी, वो ऑप्शन नंबर सी है, एल इक्वल टू सी आर स्क्वायर। यहाँ पर रजिस्टेंस का मान अधिक होगा, ठीक है, और एल का मान हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन में क्या है कि हमारा ये सर्किट हमारी नॉन इंडक्टिव होगी जब एल इक्वल टू सी आर स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 306 है दोस्तों, ये ट्रांसड्यूसर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कैपेसिटर माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर का उपयोग, जो हमारा कैपेसिटर माइक्रोफोन होता है उस ट्रांसड्यूसर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्पीच में, संगीत में तथा शोर मापन में किया जाता है, या मोटाई के मापन में किया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन के मापन में किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी है लिक्विड लेवल या द्रव तल के मापन में किया जाता है। तो हमारा जो माइक्रोफोन होता है दोस्तों, ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है, स्पीच, संगीत तथा शोर के मापन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कैपेसिटिव माइक्रोफोन के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटर माइक्रोफोन क्या करता है, स्पीच, संगीत या शोर मापन में प्रयोग किया जाता है। तो 306 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 307 है, किसी परिपथ में फ्यूज का मुख्य फंक्शन क्या है। फ्यूज क्या करता है, उसका मेन कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि परिपथ को ओपन करता है, या परिपथ को बंद करता है, या बैटरी की सुरक्षा करना है, या अत्यधिक धारा प्रवाह की रोकना है। तो हम जानते हैं दोस्तों फ्यूज क्या करता है, फ्यूज का काम ही ये होता है मैक्सिमम करंट यदि प्रवाहित हो रही है तो उसके बीच में
बाधा उत्पन्न करना या रोक देना, ठीक है। तो अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकना ये फ्यूज का कार्य होता है। दोस्तों फ्यूज का एक चीज़ बहुत पूछता है कि फ्यूज की रेटिंग क्या होती है। तो फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो फ्यूज की जो रेटिंग होती है क्या होती है, एम्पियर होती है। एक कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 308 है हमारा, वायरेक्टर क्या होता है। बात कर रहा है किसका, वायरेक्टर। वायरेक्टर एक प्रकार का क्या है, डायोड है। तो उसके बारे में पूछ रहा है क्या होता है। तो डायोड जिसे परिवर्ती कैपेसिटर की भांति हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है, एक डायोड जिसे हम हाई स्पीड स्विचिंग के लिए प्रयोग करते हैं। एक डायोड जिसे हम परिवर्ती इंडक्टर की भांति प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है, एक डायोड जिसे हम परिवर्तित प्रतिरोध की भांति प्रयोग करते हैं। दोस्तों पहली बात तो आप याद रखें कि जो वायरेक्टर का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो वायरेक्टर डायोड को पहले हम सिंबल बना देते हैं कि हमारा क्या होता है, ये वायरेक्टर डायोड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वायरेक्टर डायोड होता है। तो वायरेक्टर डायोड का काम क्या होता है, ठीक है। ये होता है क्या, हमारा एक प्रकार का वेरिएबल कैपेसिटर की भांति प्रयोग करता है, ठीक है। कैसे, वेरिएबल कैपेसिटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। परिवर्तित प्रतिरोध की, परिवर्तित रेजिस्टेंस की बात, ठीक है। एक परिवर्तित कैपेसिटर, दोस्तों प्रतिरोध नहीं ना, रेजिस्टेंस ओनली संधारित्र से बोलते हैं, ठीक है। तो वायरेक्टर एक वेरिएबल कैपेसिटर की भांति प्रयोग किया जाता है। तो 308 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में रख लें, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो 308 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 309 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों आज हमने जो 50 क्वेश्चन रखे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें आज, ठीक है। आप पूरा वीडियो को देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यूपीआरबीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं वहीं पर। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, गलती से आप आ गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप डीएमआरसी का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आप इसरो का एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप यूपीआरबीएल के लिए पढ़ रहे हैं स्पेशल। तो यूपीआरबीएल के लिए चल रही है क्लास अलग बात है, लेकिन ये हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। शेयरिंग ब्रिज का उपयोग डाटा मापन के लिए किया जाता है। शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग किस चीज़ के मापन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ प्रतिरोध मापन के लिए। ऑप्शन बी में है हमारी फ्रीक्वेंसी मापने के लिए। ऑप्शन सी है इनपुट वोल्टेज मापने के लिए। हम जानते हैं तीनों के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही बचा जिसके लिए हम प्रयोग करेंगे। क्या होगा, कैपेसिटर एंड पावर फैक्टर। कैपेसिटर और उसका पावर फैक्टर मापने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों शेयरिंग ब्रिज, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में आप रख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शेयरिंग ब्रिज का उपयोग कहाँ करते हैं हम, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग कैपेसिटर तथा उसका पावर फैक्टर को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैंने लिखाया था जब आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी, मैंने उसमें लिखाया था कि शेयरिंग ब्रिज क्या मापता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 310 है, कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक हानि किस ब्रिज द्वारा मापी जा सकती है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन शेयरिंग ब्रिज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, ठीक है। तो कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक हानि हम किस ब्रिज द्वारा मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हमारा वीन ब्रिज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ओन्स ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी है हमारा शेयरिंग ब्रिज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मैक्सवेल ब्रिज। तो हम जानते हैं मैक्सवेल ब्रिज के माध्यम से हम इंडक्टेंस को मापते हैं, ठीक है, मीडियम इंडक्टेंस। तो हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की, शेयरिंग ब्रिज। तो शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से हम कैपेसिटर, पावर फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को मेजर करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ठीक है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन शेयरिंग ब्रिज से आते हैं, ठीक है। तो याद रखना 310 का ऑप्शन नंबर सी। आज ब्रिज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन आज ब्रिज को यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है ब्रिज। मैंने बताया था आपको कि ब्रिज में आपको कुछ याद रहे, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे आप कि ऐसे क्वेश्चन आपको ब्रिज से मिल रहे हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 311 की। क्वेश्चन नंबर 311, ठीक है। तो कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक डिस्टार्शन के कारण ऊर्जा हानि होती है, ठीक है। कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक डिस्टार्शन के कारण ऊर्जा हानि होती है, इस हानि को डॉट डॉट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक डिस्टार्शन लॉस कहेंगे, या ऑप्शन नंबर बी में है अवशोषण हानि या डाई इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन लॉसेस या लीकेज लॉस, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डाई इलेक्ट्रिक हिस्टेरिसिस हानि। क्या बोलेंगे इसे दोस्तों? डाई इलेक्ट्रिक हिस्टेरिसिस हानि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक डिस्टार्शन के कारण जो एनर्जी में लॉस होती है वो होती है हमारी क्या? डाई इलेक्ट्रिक हिस्टेरिसिस लॉसेस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 312 है, एक 10 मेगाहर्ट्ज सीआरओ में, एक सीआरओ है उसमें दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज। तो 10 मेगाहर्ट्ज क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो 10 मेगाहर्ट्ज क्या होती है? स्वीप होती है। 10 मेगाहर्ट्ज का वर्टिकल ऑसिलेटर होता है, 10 मेगाहर्ट्ज का हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर होता है, या 10 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यदि आपका एक सीआरओ है उसकी स्पेसिफिकेशन शीट पे लिखा हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज सीआरओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 10 मेगाहर्ट्ज सीआरओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर होता है, ठीक है, ये होता है क्या? ये स्वीप जनरेटर होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर तो मैंने बताया था कि इस पर हाई फ्रीक्वेंसी की शॉर्टटूथ वेव फॉर्म होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 मेगाहर्ट्ज क्या मेरी हाई फ्रीक्वेंसी तो है। तो क्या कहते हैं इसे? 10 मेगाहर्ट्ज को हम बोलते हैं क्या कि ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 10 मेगाहर्ट्ज क्या है? हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 312 का, ठीक है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 313 है कि स्ट्रेन गेज एक निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर है। मैंने बताया था कि पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है हमारा क्या? स्ट्रेन गेज। तो यह मैकेनिकल विस्थापन को, मतलब जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको किस में बदलता है? ये आपको बताना है कि स्ट्रेन गेज मैकेनिकल विस्थापन को किस में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या करता है? ताप में परिवर्तन करता है, या प्रतिरोध में परिवर्तन करता है, या ऑप्शन नंबर सी हमारा लंबाई में परिवर्तन करता है, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कैपेसिटेंस में परिवर्तन करता है। तो हमारा दोस्तों जो स्ट्रेन गेज होता है, ठीक है, ये क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट को प्रतिरोध में या रजिस्टेंस में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो 313 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखें, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही, लेकिन आने की जो प्रियॉरिटी होती है, जो संभावना होती है, बहुत अधिक होती है इन क्वेश्चन की, ठीक है। तो 313 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे दोस्तों मैंने ट्रांसड्यूसर आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर में थ्योरी तो पढ़ा आपने, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी हम थ्योरी मतलब कि इसके ट्रांसड्यूसर के लिए हम स्पेशल क्लास लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे ट्रांसड्यूसर के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। वो आपको मैं प्रैक्टिस करा देंगे तो आपका पूरा ट्रांसड्यूसर अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे, लगभग 50-60 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे हम ट्रांसड्यूसर से। आप वही पढ़ लोगे ना तो ट्रांसड्यूसर का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 314 की। तो क्वेश्चन नंबर 314 है हमारा, सीआरओ को दी जाने वाली अधिकतम इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी का मान डॉट डॉट द्वारा सीमित होता है। किसके माध्यम से हम इनपुट सिग्नल को सीमित करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इनपुट प्रूफ कैपेसिटेंस के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है वर्टिकल एम्पलीफायर से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा सिंक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो 314 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, वर्टिकल एम्पलीफायर होगा, ठीक है, क्योंकि हम इनपुट किसमें देते हैं? इनपुट तो हम देते हैं ना वर्टिकल एम्पलीफायर पे। तो हम जहाँ पे इनपुट दे रहे हैं तो वहीं से कंट्रोल करेंगे ना,
उसी एम्पलीफायर से कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर हमको कोई वेव फॉर्म हमको मापनी होती है CRO में तो हम अपना इनपुट सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर देंगे, तो वर्टिकल एम्पलीफायर पर हम देंगे तो वहीं से हम उसी सिग्नल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल एम्पलीफायर के माध्यम से हम मैक्सिमम इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो 314 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 315 है हमारा, प्रतिरोधों को वोल्टेज डिवाइडर की भांति प्रयोग करने में क्या हानि है। ठीक है, क्या इसका डिसएडवांटेज है यदि हम रेजिस्टेंस को, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर की भांति प्रयोग करते हैं तब। दोस्तों सबसे बेस्ट बायसिंग बोली जाती है। ठीक है, इसकी स्थिरता अगर किसी की सबसे अधिक होती है तो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की होती है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, पूछता है कि निम्न में से किस बायसिंग की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है, तो वहाँ आपको टिक करना रहेगा पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो इसकी रेजिस्टेंस मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी होती है सबसे अधिक होती है। लेकिन इसमें दोष क्या होता है, वो दोष पूछ रहा है कि इसमें एक दोष क्या है। तो क्या होगा, जटिल गणना होती है, गणना जटिल नहीं होती है, एकदम सिंपल सर्किट होती है। ठीक है, लोड में कम धारा, ये भी कोई रीजन नहीं है, अधिक पावर क्षय, क्योंकि इसमें लॉसेस दोस्तों अधिक होती है। जब रेजिस्टेंस को ऑलरेडी हम प्रयोग करेंगे तो जनरली लॉसेस होगी। ठीक है, तो लॉसेस इसमें क्या होती हैं, अधिक होती हैं। लार्ज पावर डिसिपेशन, यही इसका दोष होता है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की। ठीक है, तो 315 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इसको याद करने के साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखें आप कि सबसे स्थिरता अगर किसी बाइंडिंग की होती है तो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा जब मैं आपको अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो हम इसकी सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा कि बायसिंग कैसे बनती है, ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग कैसे होती है। ठीक है, ये वहाँ पर प्रयोग कैसे की जाती है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको वहाँ पर अच्छे से बताएंगे जब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है जिसे आप याद रखें। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 316 हमारा, क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर है हमारा सीरीज रेजोनेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा पैरेलल रेजोनेंस या समांतर अनुनाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस या ऑप्शन नंबर डी हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो क्यू मीटर होता है, मैंने इसको आपको बार बार बताया कि क्यू मीटर हमारा सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि ना मैं तो अभी आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 500 क्वेश्चन की सीरीज ले तो इसमें सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन यदि आपको सच में, ठीक है, एग्ज़ाम पास करना है, आपको इतना मतलब होना चाहिए कि हमको सिर्फ जॉब लेनी है UPRBL में, तो जॉब लेने के लिए, ठीक है, अगर आपको सिर्फ जॉब लेने के लिए पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने आपके लिए जो 54 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हैं, शुरू में जो सबसे पहले मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने उसमें से एक एक क्वेश्चन मैंने छाट के रखे हैं आपके लिए, जो कि वो एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो यदि आपको सिर्फ जॉब लेनी है, आप चाहते हो कि हम UPRBL में सिर्फ जॉब लें, ठीक है, हमको जॉब मिल जाए, हमको किसी से मतलब, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जॉब मिलने के बाद वो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या हीट स्टोन ब्रिज से हम क्या मापते हैं, ये सब चीज़ें आपसे कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप ये वैसे होता है ना कि अंधा मार के आ जाओ, आप जाओ ए मार दिया, ऑप्शन बी मार दिया, सी मार दिया, कभी कभी ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन इनका रेशियो जो थोड़ा बहुत कम ही होता है। लेकिन ऐसे ही बच्चे भी आ जाते हैं कि वो डायरेक्ट जो गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, टिक मार दिए, जो टिक मारे वही क्वेश्चन सही हो गया, तो सिलेक्शन हो गया, जॉब मिल गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको अगर सिर्फ जॉब से मतलब है कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखें। मैं नहीं कहता कि आप उन्हीं वीडियो को ही देखें, आप एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको कहीं से मिल सके तो आप वहाँ से भी लेते रहें। बाकी मैं तो आपको ऑलरेडी कोर्स में पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, पूरे क्वेश्चन कराएंगे। अभी मैं आपको 500 इंस्ट्रूमेंट के वीडियो दिए हैं, तो 500 या 1000 क्वेश्चन में आपको देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, तो ऐसे सीरीज हम चलाएँगे आपके लिए, उसमें से आपको फिर छांटना होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको लगना चाहिए कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जिस दिन आप ये चीज़ें पकड़ लेंगे कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उस दिन आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस आपको ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं, ये सब चीज़ें आती हैं जब आप एग्ज़ाम को बार बार दे रहे हो।
जब आपने एक बार एग्ज़ाम दिया तो आपको लगा कि एक क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे के आएँ तो पेपर आपके पास होता है, तो उस पेपर की आप एनालिसिस ज़रूर करिए, ठीक है। उस पेपर को देखें, उस पेपर में देखें कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाया कहाँ से, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके पास और कोई दूसरा पेपर है तो उस पेपर से आप कंपेयर कीजिए कि इस पेपर से और इस पेपर में कुछ क्वेश्चन मिले हैं क्या, ठीक है। यदि आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो वहीं से चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, आप हर एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ना आपको पूरा चाहिए, ठीक है। हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न देके नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता है। तो इसलिए मैंने 500 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए कि इंस्ट्रूमेंट के लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पर हमारा काम करता है क्यू मीटर, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 317 है हमारा, एक सीआरओ की वाई इनपुट पर 5 sin 314t वोल्टेज तथा यक्स इनपुट पर 5 cos 314t वोल्टेज अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। दो प्रकार के वेव फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं सीआरओ पर। यदि यक्स तथा वाई चैनल के गेन समान हो, ठीक है, यदि यक्स चैनल वाई चैनल का जो गेन है ये तो समान है, तो स्क्रीन पर किस प्रकार का चित्र दिखाई देगा, जो स्क्रीन पर फिगर बनेगा वो किस प्रकार का फिगर बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा, साइन वेव दिखाई देगी, या स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, या इलिप्स दिखाई देगा, या सर्किल दिखाई देगा। तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको एक सर्किल दिखाई देगा, ठीक है। मैंने आपको सारे पैटर्न बताए थे, कौन सा पैटर्न किस रूप में कैसे दिखाई देगा, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरी में करा चुकी हैं। यदि आप थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो आप थ्योरी की क्लास जरूर देखें, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 318 है, एसी परिपथों में, ठीक है, कोई ऐसी सर्किट है उसमें वोल्टेज के मतलब रेंज बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी ऐसी सर्किट की रेंज बढ़ाने के लिए शंट तथा मल्टीप्लायर के स्थान पर अधिकतर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, इसका क्या कारण है, आपको इसका रीजन बताना है कि इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो हम रीजन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि शंट का जो समय नियतांक होता है, बोलते हैं जो टाइम कांस्टेंट, इंस्ट्रूमेंट के समय कांस्टेंट से मैच करना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के टाइम कांस्टेंट से मैच करना चाहिए, अतः प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग शंट की आवश्यकता होती है, ये बात भी सही है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, रेंज का बढ़ाना शंट की धारा द्वारा सीमित होता है, ठीक है। इसके अलावा 1000 वोल्ट से अधिक पर मल्टीप्लायर का उपयोग लगभग असंभव हो जाता है, ये भी बात सही है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करने का रीजन क्या है, यही सब रीजन है दोस्तों, ठीक है। कि शंट का जो समय नियतांक होगा, जो टाइम कांस्टेंट होगा, वो इंस्ट्रूमेंट के समय कांस्टेंट से मैच करना चाहिए, अतः प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग शंट की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट ये भी सही है। और रेंज बढ़ाना, शंट की धारा सीमित करना, ये भी सही है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के वर्क हैं, ठीक है। और 100 वोल्ट से अधिक पर मल्टीप्लायर जो लगे होते हैं हमारे, वो कार्य करना संभव नहीं होते, बल्कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो आसानी से काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एसी सर्किट में मैक्सिमम प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 319 है, 319। तो निम्न में करेक्ट स्टेटमेंट मार्क कीजिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या रहा है कि करंट की प्राइमरी वाइंडिंग को, मतलब सीटी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को उस लाइन के श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है, ये बात सही है, ठीक है। इसमें मापी जाने वाली धारा प्रवाहित होती है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर यही है। बाकी आप देख लेते हैं सेकंड में क्या कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की बड़ी संख्या होती है, ये चीज़ गलत कह रहा है, ठीक है। एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सीरीज ट्रांसफार्मर की बात करता है, नो, ये पैरेलल की तरह कार्य करता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में बहुत कम फेरे होते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, गलत हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। तो जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लाइन में क्या लगा होता है, श्रेणी में लगा होता है, ठीक है, जिससे मापी जाने वाली धारा प्रवाहित होती है।
तो करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं क्या, करंट मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 320 है हमारा, एसी का फॉर्म फैक्टर, एसी का फॉर्म फैक्टर डॉट डॉट होता है। दोस्तों यदि आप सबने एग्ज़ाम दिया होगा तो देखा होगा कि क्वेश्चन लगभग 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को रट के जाइएगा। ठीक है, जहाँ तक है संभावना 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो एसी का जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि एफ इक्वल टू पीक वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि पीक वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है आरएमएस वैल्यू अपान पीक वैल्यू। तो हमारा जो फॉर्म फैक्टर होता है वो आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है, कितना होता है, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है 320 का। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1.41, ये 1.11 होता है। ठीक है, 1.11 होता है किसमें, एसी के केस में फॉर्म फैक्टर का मान। तो इस चीज़ को आप याद रखें। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 321 है, उच्च प्रतिरोधों के मापन में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि या किस मेथड के माध्यम से हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, लॉस ऑफ चार्ज मेथड से बोलते हैं आवेश हानि विधि। ऑप्शन नंबर बी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन मेथड। या ऑप्शन नंबर सी हमारा पोटेंशियोमीटर मेथड या केल्विन ब्रिज मेथड। ठीक है, तो मैंने दोस्तों बताया था कि हाई वैल्यू के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको मापने के लिए मेगा ओमीटर का या लॉस ऑफ चार्ज मेथड का या डिटेक्शन मेथड का। ठीक है, सबसे इसके अलावा मैंने बताया था आपको मेगर या लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ये 4 विधियां मैंने आपको बताई थी मेजर करने की। तो इसमें कौन सी विधि दी गई है, इसमें दी गई है आवेश हानि विधि, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड के माध्यम से ही हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप मेगा ओमीटर से भी कर सकते हैं, मेगा से भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेक्शन मेथड्स के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो 321 का जो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 322 है, हे ब्रिज। आपको बताना है हे ब्रिज के बारे में। मैंने बताया दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन आज ब्रिज के लिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ब्रिज से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हे ब्रिज में क्या होगा कि विशेष रूप से कैपेसिटेंस की एक बड़ी रेंज मापने में, ऑप्शन नंबर पहले तो गलत हो गया मेरा क्योंकि कैपेसिटर को मापता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है विशेष रूप से उच्च क्यू की इंडक्टेंस के मापन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, विशेष रूप से उच्च क्यू के कैपेसिटर आ गया, फिर भी गलत है। विशेष रूप से लो, ये भी गलत है। ठीक है, हमने बताया था आपको दोस्तों हे ब्रिज, क्या बताया था, हे ब्रिज। ठीक है, तो हमने बताया था हे से क्या हो जाएगा, हे को आपको याद रखना है किससे, हाई से। ठीक है, हे का मतलब क्या हो गया, हाई। तो हाई क्यू क्वाइल, हाई क्यू क्वाइल, तो मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा विशेष रूप से हाई क्यू की इंडक्टेंस के मापन के लिए उपयुक्त होता है। तो हे ब्रिज जो होता है हमारा उच्च क्यू की इंडक्टेंस मापन के लिए हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको डायरेक्टली आपको यूपीआरबीएल के एग्जाम में मिलने वाले हैं सब। ठीक है, क्योंकि 40 नंबर का वेटेज है यूपीआरबीएल में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का, तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ मिलने वाले हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को आप रटते हुए चलें। ठीक है, तो हे ब्रिज जो होता है हमारा क्या करता है, विशेष रूप से उच्च क्यू की इंडक्टेंस के मापन के लिए उपयुक्त होता है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 323 है हमारा, सीआरओ में डॉट डॉट फोकसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। सीआरओ में हम कौन सी फोकसिंग का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको दोस्तों सारे पॉइंट लिखाए थे। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन में नहीं कौन से प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक या उपरोक्त दोनों। तो हम सीआरओ की बात कर रहे हैं, तो सीआरओ में क्या प्रयोग करते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग का हम प्रयोग सीआरओ में करते हैं। हमने टीबी सीआरओ की बात की थी, तो टीबी सीआरओ में क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीआरओ की, तो सीआरओ में कौन से प्रयोग की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 323 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहेंगे, यदि आप अभी तक आप मेरी थ्योरी की क्लासें नहीं देखे हैं इंस्ट्रूमेंट वाली,
तो आप थ्योरी की क्लास यदि आप देख लेंगे, उसके बाद यदि आप ऑब्जेक्टिव पे आएंगे तो आप एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप थ्योरी की क्लास किए होंगे तब। तो आप जब अभी तक थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको वहाँ पर मिल जाएगी थ्योरी की प्ले लिस्ट। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 324 है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के लिए रेशियो एरर की परिभाषा निम्न है। रेटेड प्राइमरी करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी करंट। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन एक्चुअल रेशियो। तो ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके फार्मूलों को आप याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, वैसे आप सबके यहाँ बहुत तो चांसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो आप देख लीजिए, आ भी सकता है। ठीक है, तो क्या है कि इसका जो नॉमिनल रेशियो होता है, रेशियो एरर जो होती है वो नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन एक्चुअल रेशियो होता है। ठीक है, तो 324 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 325 है, मीटर से तीव्र अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए, डैम्पिंग गुणांक 0.1 होना चाहिए, डैम्पिंग गुणांक लगभग 0.7 होना चाहिए, या क्रिटिकल डैम्पिंग होनी चाहिए। तो मीटर से फास्ट रिस्पांस प्राप्त करने के लिए जो डैम्पिंग का गुणांक होता है वो 0.7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.7 होना चाहिए। अपडेटिव क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप रट लें। ठीक है, यदि मीटर से कि फास्ट अनुक्रिया या फास्ट रिस्पांस हमको लेना है तो उसके लिए जो डैम्पिंग गुणांक होता, डैम्पिंग गुणांक या डैम्पिंग फैक्टर जो होता है उसका मान लगभग 0.7 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 326 है, एंडरसन ब्रिज। हमने बताया था कि एंडरसन ब्रिज क्या मापता है। मैंने बताया था आपको 3 ब्रिजें बताई थी, हे ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, एंडरसन ब्रिज। ठीक है, तो मैक्सवेल ब्रिज बताया था हमने, जो मैक्सवेल ब्रिज होता है वो मीडियम कॉइल को मापता है, हे ब्रिज हाई कॉइल को मापता है। तो हमने बताया था हे ब्रिज हो गया, मीडियम ब्रिज हो गया, तो लो को मापने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, तो लो को मापने के लिए हम एंडरसन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एंडरसन ब्रिज के माध्यम से हम लो वैल्यू की कॉइल को मापते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लो वैल्यू कॉइल के संबंध में नहीं दिया हुआ है। हम देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड इंडक्टर की आवश्यकता होती है जिसके पदों में कैपेसिटर मापन करते हैं, गलत। ठीक है, कैपेसिटर मापन करते हैं, गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा इंडक्टेंस के बड़े रेंज में मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इंडक्टेंस के बड़ी रेंज में। ठीक है दोस्तों, यहाँ रेंज की बात कर रहा है, आप मत सोचना कि क्यू कॉइल की, क्यू को हाई के लिए बहुत कर रहा है, मतलब एक काफ़ी बड़ी रेंज है। ठीक है, एक लंबी प्रास में मापने के लिए, लो कॉइल का मापने के लिए हम इंडक्शन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो इंडक्शन ब्रिज का प्रयोग कहाँ करते हैं? इंडक्टेंस की बड़ी रेंज में मापन के लिए प्रयोग करते हैं लो क्यू कॉइल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 327 है, डुअल ट्रेस सीआरओ में। ठीक है, हमने पढ़ाया आपको स्पेशल सीआरओ में डुअल ट्रेस सीआरओ, ठीक है, डुअल बीम सीआरओ, ये सब सीआरओ मैं आपको पढ़ाया हूँ। तो यहाँ बात कर रहा है कि डुअल ट्रेस सीआरओ में क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर एक वर्टिकल एम्पलीफायर होगा और एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है। ये सही है कि डुअल ट्रेस सीआरओ में एक हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर होगा और एक हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 327 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक वर्टिकल एम्पलीफायर होता है और एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखी हैं। ठीक है, आप थ्योरी क्लास नहीं किए हैं अभी तक, थ्योरी क्लास आप करें तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी पॉइंट के रूप में लिखा रखी है। ठीक है, तो जो हमारा डुअल ट्रेस सीआरओ होता है वहाँ पर क्या होता है, एक वर्टिकल एम्पलीफायर होता है और एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 328 है, समानता करंट ट्रांसफार्मर क्या करेगा। ऑप्शन नंबर ए में ओवरलोड कैपेसिटी जो है पीडी की तुलना में कम होती है। समानता करंट ट्रांसफार्मर की ओवरलोड कैपेसिटी पीडी की तुलना में कम होती है, या ओवरलोड कैपेसिटी पीटी के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि सीटी की ओवरलोड कैपेसिटी पीटी की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सीटी की ओवरलोड कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, करंट ट्रांसफार्मर की जो ओवरलोड कैपेसिटी होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से अधिक होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी जो थ्योरी की जो क्लास बताई थी, मैंने दिखाया था आपको कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। ठीक है, तो हमारा जो समानता करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो ओवरलोड कैपेसिटी होती है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तुलना में
अधिक होती है। ठीक है, तो 328 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिरोधों के ठीक बोले तो प्रिसीजन। तो प्रिसीजन मापन के लिए समानता डॉट डॉट विधि का उपयोग किया जाता है। किस विधि का उपयोग करते हैं प्रतिरोधों को ठीक मापन के लिए? पोटेंशियोमीटर का, सीआरओ का, या वोल्ट मीटर एमीटर का, या ब्रिज विधि का? तो प्रतिरोधों के ठीक मापन के लिए या प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इस प्रिसीजन की बात आई है दोस्तों, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? सीआरओ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे हम रेजिस्टेंस मापते हैं वोल्ट मीटर मीटर से, ब्रिज से, लेकिन प्रिसाइज की बात कर रहा है, सबसे इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा? तो हमारा क्या हो जाता है? सीआरओ। सीआरओ के माध्यम से रेजिस्टेंस, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें हम माप सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 330 है, मूरे, वार्ले तथा फिशर लूप टेस्ट द्वारा डॉट डॉट ज्ञात किया जाता है। तो मूरे, वार्ले या फिशर, क्वेश्चन दोस्तों एक बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मूरे, वार्ले तथा फिशर लूप टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है या क्या मापन करने के लिए किया जाता है? तो इसके द्वारा केबलों के हम शॉर्ट सर्किट या ग्राउंड फॉल्ट ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो केबलों के अंदर जो शॉर्ट सर्किट होगा या ग्राउंड फॉल्ट को पता करने के लिए हम मूरे, वार्ले और फिशर लूप टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 331 है, लकड़ियों को गर्म करने के लिए डॉट डॉट विधि व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। तो लकड़ियों को गर्म करने के लिए डायरेक्ट हीटिंग या इनडायरेक्ट हीटिंग या इंडक्शन हीटिंग या डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो जो हमारी बोट्स होती हैं, बोट्स को हमें हीट करने के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हो सकता है आपके यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 332 है, किस ब्रिज द्वारा इंडक्टेंस का मापन कैपेसिटेंस तथा प्रतिरोध के पदों में किया जाता है? ठीक है, तो इंडक्टेंस का मापन जो है कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस के पदों में कैसे करते हैं? वो इंडक्शन ब्रिज के माध्यम से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन ब्रिज में हम जो इंडक्टेंस को मापते हैं इंडक्शन ब्रिज में, वो कैपेसिटेंस तथा प्रतिरोध के टर्म में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 332 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 333 है दोस्तों हमारा 333, बीन ब्रिज का उपयोग डॉट डॉट के मापन में किया जाता है। तो बीन ब्रिज का प्रयोग किसके मापन में करते हैं? अति उच्च फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी। तो बीन ब्रिज के माध्यम से हम किस फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं? मैंने बताया था दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी या उच्च फ्रीक्वेंसी का मापन करने के लिए हम बीन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को मैंने लिखाया है, लगभग मेगा हर्ट्ज रेंज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम बीन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 333 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 334 है, सीआरओ डॉट डॉट प्रदर्शित कर सकता है। सीआरओ क्या प्रदर्शित करता है? एसी सिग्नल को, डीसी सिग्नल को। ऑप्शन नंबर सी है एसी तथा डीसी सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी है टाइम के साथ परिवर्तित होने वाले सिग्नल। तो हमारा जो सीआरओ होता है हम जानते हैं एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, दोनों सिग्नलों को प्रदर्शित कर सकता है। तो 334 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 335 हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक किस प्रकार की कपलिंग होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग, इलेक्ट्रिकल कपलिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग। तो 335 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। ठीक है, तो 335 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 337 है, करंट ट्रांसफार्मर मापन में त्रुटियां मुख्यतः क्या होंगी? ठीक है, जो करंट मापन में जो एरर होती है वो कैसे होती है? लीकेज फ्लक्स के कारण होगी, आवश्यक उत्तेजन के कारण होगी या कोर हानि के कारण होगी? जो एरर होगी किसके कारण होगी? या सेकेंडरी लोड के कारण होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है क्या? सेकेंडरी लोड के कारण। तो दोस्तों जो मैक्सिमम एरर होती है क्या होती है? वो कोर क्लासेस के कारण होती है, कोर हानि के कारण होती है। ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर के मापन में जो त्रुटियाँ होंगी वो कोर लॉसेस के कारण होगी। ठीक है, तो 37 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 338 है, ब्रिज मापन विधि में त्रुटियों का मुख्य कारण क्या है? यदि हम ब्रिज मापन विधि की बात करते हैं तो उसमें जो एरर होती है, एरर होने का मेन कारण क्या है? ब्रिज का बैटरी सर्किट ऑप्शन नंबर ए,
ब्रिज का डिटेक्टर सर्किट ऑप्शन नंबर बी, या ब्रिज में प्रयुक्त प्रतिरोध ऑप्शन नंबर सी, या ऑब्जर्वेशन एरर प्रेशर एरर। तो यदि हम ब्रिज के माध्यम से त्रुटियां जो होती हैं, मेजर करने में त्रुटियां होती हैं, क्या होती है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के कारण होती है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन एरर होती है ब्रिज मापन के मेथड में। तो 338 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 339 है, सीआरओ के वर्टिकल एम्पलीफायर की प्रथम स्टेज में डॉट डॉट प्रयोग किया जाता है। बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एफईटी का प्रयोग किया जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एचसीआर का प्रयोग किया जाता है, या ट्रायक का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने दोस्तों पॉइंट आपको लिखा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सीआरओ के जो वर्टिकल एम्पलीफायर की जो प्रथम स्टेज होती है उसमें हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या एफईटी का प्रयोग करते हैं। तो 339 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 340 है, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट डॉट डॉट प्रदर्शित करते हैं, आरएमएस मान, एवरेज मान, पीक मान, या डीसी मान। तुम्हारा जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, तो 340 का ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। आइए इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 341 है, करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि डीसी मापन में शंट का स्थान लेता है। क्या शंट का स्थान लेता है तथा 5 एम्पीयर की रेंज के एसी एमीटर द्वारा उच्च धाराओं के मापन को संभव बनाता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है डीसी मापन में मल्टीप्लायर का स्थान लेता है तथा उच्च वोल्टेज का मापन संभव करता है। ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टेप अप धारा ट्रांसफार्मर के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। स्टेप अप धारा ट्रांसफार्मर के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या करता है दोस्तों, हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी मेजरमेंट में शंट का स्थान लेता है। ठीक है, वहाँ पर 5 एम्पीयर की रेंज को बढ़ाकर एसी एमीटर द्वारा उच्च धाराओं के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो रेंज बढ़ाता है हमारा एमीटर की। ठीक है, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, वो भी एसी इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो 341 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 342 है, सीआरओ में बीम के कलर द्वारा डॉट डॉट के अभिलक्षण ज्ञात किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का प्रेक्षित किए जाने वाले इनपुट सिग्नल, या स्क्रीन पर कोटिंग मटेरियल, या ऑप्शन नंबर सी है कैथोड से उत्सर्जित प्राइमरी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया था कलर के लिए। ठीक है, क्या होता है, स्क्रीन पर कोटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, हमने बताया था कि कौन से मटेरियल है, कौन से कलर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मैंने लिखाए थे कलर के लिए। ठीक है, P11, P6, P4 ये सब लिखाए थे ना, P31, तो वही है। तो स्क्रीन पर कोटिंग मटेरियल, तो 342 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 342 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 343 है हमारा, उच्च क्यू वाली क्वाइल या कुंडली की बात कर रहा है। कोई कुंडली है उच्च क्यू की, तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ बड़ी होती है, या पावर फैक्टर लो होता है, या अधिक हानियाँ होती हैं, का रिस्पांस फ्लैट होता है। ठीक है, अगर उच्च क्यू वाली कॉइल है तो उसकी जो बैंडविड्थ होती है क्या होती है, वो लार्ज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 343 का ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो क्वालिटी फैक्टर वाले जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं क्यू वाले, जब मैं आपको एसी सर्किट पढ़ाएंगे ना, तो एसी सर्किट में आपको दिखाऊंगा क्वालिटी फैक्टर फार्मूला क्या होता है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/r√L/C होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब L/C देख रहे हैं, अगर यल आप अधिक होगा तो क्यू हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जब क्यू हमारा बढ़ेगा तो बैंडविड्थ भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बैंडविड्थ का रिलेशन भी होता है, क्यू इक्वल टू F/r बैंडविड्थ होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब हम आपको एसी सर्किट पढ़ाएंगे तब। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखते रहें। आप याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर किसी क्यू वाली कॉइल है कोई, ठीक है, अगर जिसकी कॉइल उच्च है, ठीक है, अगर कोई कुंडली है उसका क्यू उच्च है, तो उसमें क्या होती है, उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो 343 का ऑप्शन नंबर
343 दोस्तों देखिए मैं गलत बता रहा था आपको, ठीक है। इसकी हम चले गए थे बैंड विड्थ में, लेकिन बैंड विड्थ की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है क्यू की। अगर क्यू कॉइल अगर उच्च होती है, अगर मोटा तार होता है तब उसकी क्यू उच्च होती है, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन चल रहा था, तो यहाँ इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फ्लैट क्या होता है, इसका रिस्पांस फ्लैट होता है, ठीक है। जो इसका रिस्पांस होता है क्या होता है, वो फ्लैट रिस्पांस देता है। तो यदि उच्च क्यू कॉइल होगी, ठीक है, अगर कोई कुंडली हमारी है उसकी क्यू अगर उच्च है या अधिक है तो क्या होगा, उसका जो फ्लैट होता है क्या होता है, वो रिस्पांस होता है, ठीक है। तो फ्लैट रिस्पांस होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 343 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों इसमें देख लीजिए कि इसका जो फार्मूला होगा, ठीक है, बैंड विड्थ तो अधिक होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ फार्मूला कैसे होता है। क्योंकि क्यू इक्वल टू होता है क्या, या फार अपान बैंड विड्थ होती है, ठीक है। या फार माफ फ्रिक्वेंसी अपान बैंड विड्थ अगर हमको ज्ञात करना होगा, बैंड विड्थ इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1 अपान क्यू हो जाएगा। तो आप देखिए बैंड विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू के, तो अगर क्यू हमारी क्या होगी, अगर हाई होगी तो बैंड विड्थ हमारी लो होगी। तो आप यहाँ से आप देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ये वाला गलत ही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। इसका क्या होता है कि इसमें जो होगा हमारा रिस्पांस जो होगा क्या होगा, वो फ्लैट रिस्पांस होगा। इसको मैं आपको पढ़ाएंगे जब मैं आपको ऐसी सर्किट बताएंगे ना, तो इसी सर्किट से रिलेशन है इसका, वहाँ आप चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर बात 344 है, LVDT के अतिरिक्त अन्य किस डिवाइस द्वारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्ञात किया जा सकता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए हम LVDT के अलावा और किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये है RBDT या कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर या थर्मोकपल या थायरिस्टर। दोस्तों थर्मोकपल या थायरिस्टर या RBDT या कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर, तो इनमें से हम कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर के माध्यम से, ठीक है, कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर के माध्यम से हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो 344 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो 344 का ऑप्शन नंबर बी, ये ट्रांसड्यूसर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। दोस्तों अगर जिस क्वेश्चन में मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ना, तो उसे आप कहीं नोट कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि वो 100% एग्जाम में आना, ये तो एग्जाम में आया हुआ है या एग्जाम में आने वाला है, आप ऐसे समझ चलिए कि मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है उन क्वेश्चन के एग्जाम में आने की, ठीक है। तो 344 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 345 है, CRO में स्वीप विड्थ डॉट डॉट द्वारा कंट्रोल की जाती है। स्वीप विड्थ को हम किसके माध्यम से कंट्रोल करेंगे, हॉरिजॉन्टल गेन कंट्रोल द्वारा या वर्टिकल गेन कंट्रोल द्वारा या एसिलरेटिंग एनोड पोटेंशियल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में है फोकसिंग एनोड पोटेंशियल कंट्रोल द्वारा, ठीक है। कह रहा है कि स्वीप विड्थ को कंट्रोल करना है दोस्तों, ठीक है। उसकी स्वीप में इलेक्ट्रॉन गन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी इलेक्ट्रॉन गन कंट्रोल करना होता तो आप फोकस एनोड का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ आप कह रहा है कि उसकी स्वीप, जो हमें स्वीप जनरेटर के माध्यम से जो हम फ्रिक्वेंसी देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, तो जिसके माध्यम से फ्रिक्वेंसी देंगे उसी से कंट्रोल करेंगे ना। तो हम हॉरिजॉन्टल गेन पंप देते हैं, हॉरिजॉन्टल गेन कंट्रोल के माध्यम से, हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर के माध्यम से हमको स्वीप मिलती है जो भी हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। तो हमको कंट्रोल करना है स्वीप विड्थ को, तो स्वीप विड्थ को कंट्रोल करने के लिए ही हम हॉरिजॉन्टल गेन कंट्रोल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 345 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर डी मार जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बीम को कंट्रोल करना होता है। जब इलेक्ट्रॉन की बीम कंट्रोल होता है तो हम फोकसिंग एनोड का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन की बीम को कंट्रोल नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ क्या करना है, यहाँ हमको स्वीप की विड्थ को कंट्रोल करना है, ठीक है। जब स्वीप की विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, तो उसकी स्वीप की जो हमारी तरंग है उस तरंग की चौड़ाई को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल गेन कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 345 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 346 से हमारा व्हाइट स्टोन ब्रिज। व्हाइट स्टोन ब्रिज क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एक गियर ट्रेन के समान है, साधारण लीवर सिस्टम के समान है, कैंटिलीवर सिस्टम के समान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 346 जो होगा हमारा, जो व्हाइट स्टोन ब्रिज होता है वो कैंटिलीवर सिस्टम के समान होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ऐसे रट लें, ठीक है। क्या है कि व्हाइट स्टोन ब्रिज होगा वो कैंटिलीवर
सिस्टम के समान होगा। लीवर मतलब जानते हो क्या होता है? लीवर मतलब होता है उत्तोलक। तो आप उत्तोलक समझ सकते हो, ठीक है। तो उत्तोलक से तुलना कर रहा है। ये होस्ट स्टोन ब्रिज जो होती है हमारी, वो कैंटिलीवर सिस्टम के समान होती है। तो हिंदी में लीवर को बोलते हैं क्या? उत्तोलक बोलते हैं, ठीक है। तो 346 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं दोस्तों ये आपको आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लग रहा होगा। ये वीडियो आपके लिए यदि हेल्पफुल है, आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए अच्छा है या ITI स्टूडेंट के लिए अच्छी वीडियो है, जो हमने जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। यदि आप किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो आप वहाँ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप एक काम करते रहें, वीडियो को आप शेयर करते रहें, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप इस काम को ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, टेक्निकल के, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे तो आपके लिए हम हर एग्ज़ाम को प्रिपरेशन अच्छे से कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे आपकी थ्योरी क्लास पूरी होगी, ठीक है, थ्योरी क्लास पूरी करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव सीरीज कंटिन्यू से चलाते रहेंगे, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम होने के पहले इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे कि आप UPR एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आप क्वेश्चन देखोगे नहीं कि ऑप्शन को टिक मारोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब अभी तक यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो हर स्टूडेंट, लगभग 200 स्टूडेंट हैं जो वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है। तो अगर 200 लोग, 10-10 लोगों के पास आप अपनी वीडियो को शेयर करोगे तो 10 में से 2-4 लोग तो ऐसे होंगे जो जिन्हें वीडियो पसंद आएगी और चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर उनमें से 10 लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो ऐसे चैनल का ग्रोथ होगा, थोड़ा हमें भी खुशी होगी, ठीक है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप एक काम जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि अभी आप वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप वीडियो को शेयर करें, फिर उसके आगे आप आगे देखें, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, आप वीडियो को पहले शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 348 है हमारा। इंडक्टर का उच्च क्यू फैक्टर डॉट ज्ञात किया जा सकता है। तो उच्च क्यू फैक्टर किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं हम? इंडक्टर का बात कर रहा है तो हे ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी में है इंडक्शन ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी है वीन ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी है शेयरिंग ब्रिज। तो वीन ब्रिज से तो फ्रीक्वेंसी मापते हैं, शेयरिंग ब्रिज से हम कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस या पावर फैक्टर को मापते हैं, इंडक्शन ब्रिज से हम लो कॉइल को मापते हैं। तो एलिमिनेट करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा क्या, हे ब्रिज। तो हे ब्रिज के माध्यम से ही हम हाई क्यू को मापेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हे ब्रिज लिखने का तरीका क्या होता है। हे, तो हे का मतलब क्या हो गया, हाई। तो हाई अगर क्यू को मापना है तो क्या प्रयोग करेंगे हम, हे ब्रिज का प्रयोग करेंगे। तो 348 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 349 है, बैटरी की क्षमता डॉट किस प्रकार दी जाती है। कोई एक बैटरी है तो उसकी क्षमता को हम कैसे मापते हैं, उसकी जो रेटिंग होती है क्या होती है, किलोवाट होती है। ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट में दी जाती है, किलोवाट में नहीं दी जाती। कह दो किलोवाट तो हम किस में मापते हैं, किलोवाट के माध्यम से हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग मापते हैं, किससे बोलते हैं KVA भी, या किलोवाट में मापते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं क्या, किलो वोल्ट एम्पियर, ये भी हमारा ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, ठीक है। बात करते हैं हम रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर घंटा, ये भी नहीं प्रयोग करते। तो ऑप्शन नंबर सी हम प्रयोग करते हैं क्या, एम्पियर घंटा। ये दोस्तों एक क्वेश्चन जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 101% आप बोल लीजिए इसे, 101% क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें कि बैटरी की जो क्षमता होती है, जो बैटरी की जो रेटिंग होती है वो किस प्रकार दी जाती है। बैटरी की रेटिंग एम्पियर घंटों में दी जाती है, AH में, किसमें, AH में या एम्पियर घंटों में दी जाती है। तो 349 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 350। हमने 50 क्वेश्चन चीज़ रखी है तो इस 50 में आज लास्ट क्वेश्चन है। तो किसी प्रतिरोध के कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए निम्न में से सबसे अधिक उपयुक्त विधि क्या है, ठीक है। किसी प्रतिरोध के कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए निम्न में से सबसे अधिक उपयुक्त मेथड कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है समांतर कनेक्शन क्यूमीटर, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है
श्रेणी कनेक्शन क्यू मीटर। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है क्यू मीटर द्वारा कम प्रतिबाधा के कंपोनेंट नहीं ज्ञात किए जा सकते। या ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है श्रेणी समानांतर कनेक्शन क्यू मीटर। ठीक है, तो हम किसी प्रतिबाधा के कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, वो है हमारा श्रेणी कनेक्शन क्यू मीटर, सीरीज कनेक्शन क्यू मीटर। तो 350 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आज आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, आपको मैंने हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप जरूर, जितने आप व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके, यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।